नमस्कार, एपीएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार आगामी 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन कर रही है और आयोजन का उद्देश्य राज्य की 25वीं वर्षगांठ है। बताते चले कि इसमें पिछले 25 सालों में सरकारों के द्वारा किए गए विकास कार्यों और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। सत्र के उद्घाटन अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। इस बार के विशेष सत्र में राष्ट्रपति का मार्गदर्शन उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को मिलने जा रहा है। ऐसे में भाजपा संगठन भी महामहिम के इस दौरे को लेकर खासा उत्साहित हैं और उनका मानना है कि प्रदेश के लिए ये सौभाग्य की बात है कि राज्य की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर महामहिम का मार्गदर्शन प्रदेश की विधानसभा को मिलने जा रहा है। हम सब लोगों का सौभाग्य है क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम जो विशेष सत्र आहूत किया गया है उसमें होने जा रहा है, तो हम सब लोग उसके लिए उत्साही हैं क्योंकि महामहिम का इस उत्तराखंड में आना और हमारे विशेष सत्र में आना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार इसे रजत जयंती के वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। इस मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन हो रहा है और आगामी 3 और 4 नवंबर को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में उत्तराखंड के विकास और तमाम अन्य विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह दी है। हरीश रावत ने अपनी सलाह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा है कि वो विधानसभा के विशेष सत्र को गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत करें। उन्होंने आगे कहा कि 2 दिनों का विशेष सत्र देहरादून में आयोजित करने की बजाय भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाना चाहिए। होना ही चाहिए विशेष सत्र जो है। 25 साल हो रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं 25 साल की उनको भी याद करने का समय है और जहां खामियां रह गई हैं, जहां कमजोरियां रह गई हैं, उसका विहंगम विवेचन करने की भी जरूरत है। आप जब रजत वर्ष से स्वर्ण वर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि आपके कदम 25 साल बाद सधे हुए तरीके से 26वें वर्ष में पड़े, उसके लिए कहाँ कहाँ कमजोरियां रह गई, कहाँ कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ कहाँ हमने गलत कर दिया, तो उसका विहंगम जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे तो 2 दिन क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 दिन का होना चाहिए। मगर एक गलती फिर कर गए धामी, एक अवसर था उनके पास जो है कि ये सत्र 3 दिन 4 दिन 2 दिन जो भी वो करना चाहते थे, ये चंद्रनगर में होना चाहिए था। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं। ये प्रक्रिया आज संपन्न हुई और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रातः 4 बजे से ही विशेष पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई थी और बताते चले कि कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए रवाना हो गई है। यहाँ पर अगले 6 महीने तक उनकी पूजा अर्चना की जाएगी और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और उनकी आराधना भी की। कपाट बंद होने के पश्चात बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा आज केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है और ये यात्रा प्रथम पड़ाव रामपुर, द्वितीय पड़ाव गुप्तकाशी से होते हुए 25 अक्टूबर को अपने गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। वहां पर बाबा केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली का भव्य स्वागत होगा और कपाट बंद होने के उपरांत पूरे शीतकालीन अवधि में बाबा केदारनाथ जी की पूजा अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में नियमित रूप से संपन्न की जाएगी। बाबा की कृपा से यात्रा बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न रूप से आज कपाट बंद हो गए हैं और अब हमारे उखीमठ में जहां बाबा का शीतकालीन प्रवास होता है, शीतकालीन गद्दी का प्रवास स्थल है, वहां पर पूजा और समस्त विधि विधान वहां पर आगे चलेंगे। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ,
लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी इलाके के 4 धामों के रूप में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। सर्दी के मौसम में 6 माह मंदिर के बंद रहने के दौरान श्रद्धालु मां गंगा की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव में कर सकेंगे। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया है कि वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के कपाट पूर्वाह्न 11:36 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान, मंदिर के धर्माधिकारी और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान तीर्थ पुरोहित लगातार गंगा लहरी का पाठ करते रहे और कपाट बंद होने के बाद डोली में सवार होकर गंगा की भोग मूर्ति जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर निकली तो पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। सेना के बैंड की धुन और परंपरागत वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ की थाप के साथ तीर्थ पुरोहित गंगा की डोली को लेकर उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव के लिए पैदल रवाना हुए। रात्रि विश्राम के लिए गंगा की डोली मार्कंडेय स्थित देवी मंदिर पहुंचेगी, जहां से गुरुवार को उसे मुखबा के गंगा मंदिर ले जाया जाएगा। गुरुवार को भैया दूज के मौके पर केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को बंद किए जाएंगे। सर्दी के मौसम में बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहने के कारण 4 धामों के कपाट हर साल अक्टूबर-नवंबर में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले साल अप्रैल-मई में फिर से खोल दिए जाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र की आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाली 4 धाम यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। भगवान की 4 पैर की पूजा होगी। 4 पैर की जो पूजा होती है उसमें कई चीज से, धान की फसल से, फलों से, ड्राई फ्रूट से, भस्मी से और घी से भगवान का श्रृंगार किया जाता है और भगवान को समाधि बिठाया जाता है। क्योंकि जो आगामी जब जो है भगवान की जो बैठना कपाट जब बंद हो जाते हैं तो उसी दिन से भगवान जो है समाधि में बैठना शुरू कर लेते हैं। और प्रक्रिया के हिसाब से सर्वप्रथम जो है भगवान की जो आरती होती है वो आरती सूक्ष्म रूप में होती है। दूसरा भगवान का जो छत्र श्रृंगार छत्र होता है वो छत्र निकाला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है भगवान समाधि में बैठ जाते हैं। और आज रात को जो है ठीक जो है 2 बजे के बाद भगवान की समाधि लगा दी जाएगी। मैं गवर्नमेंट का थैंक्स बोलना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सुविधा दी है यहाँ पे लोगों को। हम दिल्ली से आ रहे हैं कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर से, बट ये है कि हमें यहाँ आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमें कोई यहाँ पे अस्वस्थता देखने को मिली। जैसे लोग वीडियो बना रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ पे खच्चरों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और प्रदेश सरकार का शीतकालीन यात्रा के लिए निगम के होटलों में 50% की छूट देने का उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने इसे स्वयं को संबद्ध करते हुए इसका समर्थन किया और उत्तराखंड के विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली सहित अन्य स्थानों पर भी होटलों में 50% की छूट देने की घोषणा की है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शीतकालीन यात्रा हम सबका सपना थी और ये यात्रा अच्छी तरह से चले और सालों से इसके लिए हम प्रयासरत भी रहते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने उत्तराखंड के सारे होटलों, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के 4 धाम यात्रा मार्गों पर शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए 50% की छूट देने की घोषणा की है, जिसका उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने स्वागत भी किया है और समर्थन भी। देहरादून में प्रस्तावित सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया है। मंत्री जोशी ने बताया कि पूरी कोशिश की जा रही है कि राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य धाम का उद्घाटन करें। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता के बावजूद उम्मीद जताई जा रही है कि वो उत्तराखंड आएंगे और सैन्य धाम राज्य को विशेष सौगातें समर्पित करेंगी। की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। उन शहीदों के सम्मान में ये विशाल सैन्य धाम
बनकर तैयार हो गया है। जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और हमारी सरकार का संकल्प जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और हमने पूरे देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेहतर हमने उसको यहाँ पर बनाया है। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उसके मंदिर इसमें है, म्यूजियम इसमें है, थिएटर इसमें है। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर यहाँ दिखाई जाएगी। अमर जवान ज्योति जो लगातार जलेगी, लोगों को प्रेरित करेगी, वो हमारे शहीदों की वीरता की याद दिलाएगी। और आज मैं अपने कमेटी के सदस्यों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण करने आया हूँ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने राजनीतिक बयानों के लिए हमेशा से चर्चा में रहे हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान एक बार फिर से दे डाला है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सभी लोगों का डीएनए एक ही है और सभी सनातन धर्मी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड के सभी लोग सनातन धर्म हैं और सभी का डीएनए एक है, लेकिन राज्य सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है। जहां पेड़ पौधे गंगा जमुना सभी को एक धागे में पिरोने का काम करती है, तो वहीं भाजपा की सरकार लोगों को केवल तोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि उनके पास जनता को कुछ देने के लिए है ही नहीं। इसलिए केवल तमाम तरीके के जिहाद फैलाकर डीएनए और उत्तराखंडियत को तोड़ने का भाजपा काम कर रही है। जिस प्रकार से सने सने मुस्लिम धर्म के लोग भी आए, सिख भी बने, ये सब उन्हीं से बने। डीएनए एक है हमारा। उत्तराखंड में सबका डीएनए एक है, लेकिन आज आपने उस डीएनए की एकता को जोड़ने के बजाय आप उसमें क्रैक पैदा कर रहे हो। कभी आपको डेमोग्राफिक चेंजेस, कभी आपको ये जिहाद, कभी वो जिहाद। हर चीज का लक्ष्य है कि जो उत्तराखंडियत की हमारी सामूहिक पहचान है, वो सामूहिक पहचान टूटे, क्योंकि आपके पास करने को कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं है, कर आपने किया कुछ नहीं है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में 5 पद इस समय रिक्त पड़े हैं। मंत्रिमंडल में सभी पदों को भरने के लिए कवायद जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दोनों नेताओं ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। प्रदेश के पूर्व मंत्री वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता खजान दास ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जितने मंत्री इस समय हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और सब कुछ ठीक समय से चल भी रहा है। पूर्व मंत्री खजान दास ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के दौरान उत्तराखंड क्षेत्र में केवल एक मंत्री, पर्वतीय विकास मंत्री के जरिए तमाम कार्य होने का हवाला दिया है। केदारनाथ सोना चोरी प्रकरण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल इस मामले में जनता के बीच झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी वाकया हुआ ही नहीं है। विधायक ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम को भी राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है और अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि बाबा केदार खुद न्याय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सबके आराध्य देव हैं, पूरे दुनिया से लोग वहां पर आते हैं केदारनाथ में, और लोग आस्था को लेकर आते हैं। और जो हमारे विपक्षी दल के लोग हैं, वो उस पे इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, तो अब मैंने उस समय भी बोला था कि अब देखने वाला वही है। और निश्चित तौर पर वहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, और किसी भी तरह की इस तरह की जो बातें लोगों को भ्रम फैलाने वाली बातें वहाँ पर की गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसकी सत्यता अब सामने भी आ गई है। उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के द्वारा आज तला सल्ट में जन जागरूकता अभियान के तहत एक बाइक रैली का आयोजन हुआ। बाइक रैली भतरो खजान, मछोर जांख डांग, खटोली, नांगचूला खाल, सोकती, मिझौड़ा, नेवल गांव, पीनाकोट, तल्ला बौड़ अजोली कांच की नाव भौन खाल होते हुए हरड़ा पहुंची और इस दौरान जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई।
हरड़ा पहुंचकर एक बड़ी जनसभा भी की गई और सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने उत्तराखंड में बारी बारी से काबिज बीजेपी और कांग्रेस सरकारों को जमकर कोसा। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने आज 25 साल हो गए हैं और अभी तक राजधानी का मसला हल नहीं हो सका है। यहाँ के संसाधनों पर उत्तर प्रदेश सरकार कुंडली मारकर बैठी है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकारें काबिज हैं। यहाँ के जल जंगल जमीन पर माफिया काबिज हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं, विकास के नाम पर सरकारी धन की खुली लूट भी मची हुई है। उत्तराखंड में पलायन की मार से हजारों गांव भुतहा हो चुके हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों की हालत यहाँ बद से बदतर होती जा रही है, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश में जनता सड़कों पर है। देश भर में 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू हो रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बिहारी महासभा छठ महापर्व तैयारियों में जुट गई है। बिहार महासभा ने आज छठ पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक भी की है और बैठक में छठ घाटों की सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बताते चले कि संतान की कुशल कामना के लिए महिलाएं ये कठिन निर्जला व्रत रखती हैं और देहरादून में कई जगहों पर छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा, जिसमें माल देवता, टपकेश्वर, प्रेमनगर, चंद्रबनी जैसे कई स्थान शामिल हैं। बिहारी महासभा के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा है कि 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत दीपावली के 6 दिनों के बाद से शुरू होती है और इसमें सूर्यदेव, षष्ठी देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। उन्होंने बताया कि बिहारी महासभा 20 सालों से छठ महापर्व का आयोजन कर रही है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मुख्य रूप से टपकेश्वर महादेव मंदिर, प्रेमनगर, चंद्रबनी, माल देवता में मुख्य रूप से छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा के द्वारा किया जाएगा। बिहार महासभा ने सरकार से छठ महापर्व पर अवकाश की भी मांग की है और रितेश कुमार, कोषाध्यक्ष बिहारी महासभा ने बताया है कि विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इस पर्व की धूम देखने को मिलती है। भारत ही नहीं बल्कि छठ महापर्व की लोकप्रियता आज विदेशों तक देखने को मिल रही है। छठ पूजा का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है और इसमें पूरे 4 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं और छठ पूजा में नहाए खाए, खरना, अस्ताचलगामी अर्घ्य और उषा अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा को लेकर हुए बैठक में सैकड़ों की संख्या में बिहारी महासभा के सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुख रूप से महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह, कोषाध्यक्ष रितेश कुमार, सचिव चंदन कुमार, कार्यकारिणी सदस्य अमरेंद्र कुमार, आलोक सिंह, ओमकार त्रिपाठी, सुरेंद्र अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सतेंद्र सिंह सहित कई महत्वपूर्ण सदस्य मौजूद रहे। हर साल की भांति पिछले जैसे छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करते आई है, इस बार भी उसी तहत 5 जगहों पे छठ पूजा की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः शुरू हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ था। वहीं से टपकेश्वर मंदिर में घाटों की व्यवस्था बनाना, साफ सफाई कराना और वहाँ पे सारे व्यवस्था जैसे व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराना, अलाव की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और भोजपुरी मधुर संगीत की व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों ने 27 तारीख को छुट्टी की मांग की है प्रशासन से और आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के इस पर ध्यान देंगे और छुट्टी की घोषणा करेंगे। प्रशासन की ओर से पुलिस की व्यवस्था हमें चाहिए, साफ सफाई करने में हमारा सहयोग करें, वो बिजली मुहैया कराने में सहयोग करें। वहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, फायर ब्रिगेड की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो प्रशासन के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि ये व्यवस्थाएं वहाँ पे कार्यरत रहेंगी। दीपावली के पर्व पर जहां पूरे प्रदेश में खुशियों का माहौल रहा, तो वहीं पटाखों के कारण वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली के बाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि पहाड़ी शहरों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच दर्ज किया गया है, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। इनमें ऋषिकेश और टिहरी जैसे शहर शामिल हैं। वहीं देहरादून, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी जैसे मैदानी इलाकों में AQI का स्तर 101 से 200 के बीच पाया गया, जो हल्के से मध्यम प्रदूषण की श्रेणी में आता है।
देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में स्थित अराघर क्षेत्र के नजदीक एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि महिला के इलाज में लापरवाही बरतने के चलते महिला की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने सुबह से ही हंगामा करते हुए अस्पताल परिसर में शव को रख दिया और अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग करी। इस पर मौके पर पुलिस बल भी पहुंची और एसईएमओ डॉक्टर प्रदीप राणा भी पहुंचे। फौरी तौर पर अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद सिंह आई हॉस्पिटल मदर केयर सेंटर का लाइसेंस जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है। परिजनों ने पूरी घटना पर कहा है कि जनवरी माह में महिला की सिंह आई हॉस्पिटल मदर केयर सेंटर में डिलीवरी कराई गई थी, जिसके बाद से उसके पेट में दर्द की शिकायत लगातार आती रही। इसके बाद ग्राफिकेरा अस्पताल में इलाज के दौरान महिला के पेट से पट्टी निकली, जो पूर्व में ऑपरेशन के दौरान पेट में छूटना बताया गया। इसके चलते महिला की मौत हो गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।